आज इसी नायब सैनी की सरकार में जितने भी गैंगस्टर्स हैं वो सारे जेल में बैठे हैं और जेल से ऑपरेट कर रहे हैं। फ़ोन पे धमकियां आ रही हैं जिस पे हज़ारों सैकड़ों कत्ल के और एक्सटॉर्शन के, अपहरण के मामले हैं। उन सभी को बीजेपी ज्वाइन करा ली। उनके रिश्तेदार को, उनके बेटे को, उनकी धर्मपत्नी को टिकटें दे के MLA MP बना दिया। मैं आज हरियाणा में कानून व्यवस्था का तो दिवालिया निकल गया। आपने देखा होगा कि एक बीजेपी का नेता जो कि बीजेपी का अध्यक्ष भी रहा है और जो अब राज्यसभा का मेंबर है, उसके बच्चे को इन्होंने एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल लगा दिया। बिल्कुल। आपके 11 साल के राज में आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी लेके आए? 4 दिन का वो, मैं कहूँगा एक पूरी दुनिया का एक MLAs का मेला था मेरे लिए। मतलब US जाकर भी आपने हरी पगड़ी पहनी। बलजीत जी, आप हैरान मानोगे, अमेरिका में 22% पोलिंग होती है, टोटल 22। हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि हमने इसको वोट किया। आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं डबवाली के विधायक आदित्य चौटाला जी। यूथ आइकॉन हैं, युवा तुर्क हैं, साफ़ सुथरी राजनीति करते हैं और जितने उनके कपड़े सफ़ेद हैं उससे ज़्यादा उनका करैक्टर सफ़ेद है। यूथ इनसे बड़ी प्रेरणा लेते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है, जब ये मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे, तो इन्होंने किसानों के लिए काफ़ी कुछ काम किया। हाँ, इनकी एक विशेषता और मैं बता दूं कि ये पब्लिसिटी नहीं लेते भी, अपनी बातों को ज़्यादा अखबारों में, टीवी पे ध्यान देने की जगह काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये इनकी एक खासियत देखी है। आदित्य जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी बलजीत जी। आदित्य जी, 4 दिन का विधानसभा का सेशन था, अभी अभी आप सेशन से लौटे हैं, तो क्या कंक्लूड है, क्या निष्कर्ष है, कैसा रहा? देखिए, मैं विधायक बना और ओथ लेने के बाद जब हमारा सेशन हुआ तो हमें बोलने का मौका मिला और 40 नए विधायक इस दफ़ा जीत के आए हैं। तो जो पुराने विधायक थे उनसे जब बैठते चर्चा होती थी तो उन्होंने बताया कि भाई पहली बार विधायकों को समय मिल रहा है बोलने का। उस टाइम मुझे याद है, मुझे 8 मिनट समय जो बोलने का मिला। उसके बाद हमारा बजट सेशन आया, वो भी काफ़ी लंबा चला, उसमें भी हमें बोलने का समय मिला। इस दफ़ा बलजीत जी जब इसका बिज़नेस आया जी, तो मात्र 3 दिन का सेशन था। अब 3 दिन का सेशन, तो ये विचार हर एक में होता है कि यार बोलने का समय कितना मिलेगा, थोड़ा मिलेगा तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे। और फिर 3 दिन का सेशन रखने का मतलब होता है कि सरकार को डर लगता है, भय होता है कि हम ज़्यादा लंबा करेंगे तो हमारी खिंचाई ज़्यादा होगी, क्योंकि सरकार बहुत से पार्ट पे, मैं कहूँगा मेरे हिसाब से तो सरकार हर पार्ट पे फेल हो चुकी थी, फेलियर साबित हुई है। जो इनका 8 महीने का टेन्योर है ना, ये बिल्कुल फेल हो गया। आप कानून व्यवस्था देखो, महिलाओं पे कितना अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट के उनके कत्ल किया जा रहा है। और एक बड़ी हास्यास्पद बात है कि ये बीजेपी के लोग नैरेटिव सेट करने में बहुत तेज़ हैं। ये नैरेटिव सेट करते थे कि चौटाला साहब की सरकार है और वहाँ पे जेल से ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आज इसी नायब सैनी की सरकार में जितने भी गैंगस्टर्स हैं वो सारे जेल में बैठे हैं और जेल से ऑपरेट कर रहे हैं। फ़ोन पे धमकियां आ रही हैं। और आप मान के चलो कि पहली बार इसी नायब सैनी की सरकार में जब शराब के ठेके छूटे सर्कल वाइज जी, उसमें जैसे हिसार सर्कल है, गुड़गांव सर्कल हो गया, नायब सैनी का जो एरिया है GT रोड बेल्ट का सर्कल, इस सर्कल पे गैंगस्टर ने ये खुली चेतावनी दे दी थी, अगर कोई ठेका लेगा तो हम उसका कत्ल कर देंगे। और 1-2 व्यापारियों पे उन्होंने गोलियां चलाई, वो जान से हाथ धोना पड़ा। और इनके खुद के इलाके में इतना गैंगस्टर्स तैयार कर दिया इन्होंने नया, जो कि आज हर आदमी को थ्रेट करता है, हर व्यापारी डर है, हर जो अच्छा आदमी है समाज में, जो पैसे कमा रहा है, जो अपनी मेहनत से कमा रहा है, उसको एक्सटॉर्शन की धमकियाँ आती हैं। मैंने अभी इसी सेशन में कहा कि आप लोग ये कहते थे ये गुंडे मवाली हैं, फलानी पार्टी में हैं, ये इतनी पार्टी में है। इस बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान के
अब इनका काम करने की शैली देखो, इनका दिमाग, शातिरपना देखो। इन्होंने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जिस प्रदेश में कोई भी हिस्ट्री शीटर है जिस पे हज़ारों सैकड़ों कत्ल के और एक्सटॉर्शन के, अपहरण के मामले हैं, उन सभी को बीजेपी ज्वाइन करा ली। उनके रिश्तेदार को, उनके बेटे को, उनकी धर्मपत्नी को टिकटें दे के एमएलए एमपी बना दिया। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, जब सारे बदमाश लोग, हिस्ट्री सीटर आपने ले लिए, तो फिर अब नए गुंडे आप लोग क्यों पैदा कर रहे हो? और जब वो आपके साथ नहीं थे तो वो बहुत ख़राब थे, और जब आपके साथ आ गए, वो एमएलए मंत्री बने हुए बैठे आज, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप राम का नाम लेने वाले, आप बिल्कुल स्वच्छ लोग हो, आप देश की तरक्की करा सकते हो? आज हरियाणा में कानून व्यवस्था का तो दिवालिया निकल गया, और ये महकमा मुख्यमंत्री के पास है। एक गैंगस्टर ने ट्विटर किया, जब वो मनीषा लड़की का जो मामला था उसमें, कि अगर उसका बदला सरकार नहीं लेगी तो हम लेंगे। आपने सुना होगा, बिल्कुल देखा। कुख्यात गैंगस्टर, जब ये ट्विटर्स, जो सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आती है, उसको कौन देखता है? हमारा यूथ देखता है। आज सरकार की नाकामियों के कारण युवा बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉयमेंट और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। अच्छे तालीम लेके पढ़े लिखे बच्चे, रोज़गार नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। फिर वो देखते हैं कि यार हाँ, ये इसकी एक गैंगस्टर की ये, तो वो उससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो खाली है, अभी उन्हें इल्म नहीं है कि अच्छा और बुरा क्या है, और वो उनके साथ अगर जुड़ेंगे तो आगे हरियाणा के हालात क्या होंगे। और मुख्यमंत्री की तो बेशर्मी देखो कि एक जब ये ऑन रिकॉर्ड आ गई, तो आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कार्रवाई करो। आज तक भी मतलब सेशन हो गया है, इनकी बेशर्मी देखो। एक एक मुद्दे पे हमने इनको घेरा, लेकिन इनका गोल मोल जवाब। मेरे तो क्वेश्चंस लगे हुए थे, मैंने इनसे सवाल पूछा कि आप लोग मेज थपथपाते हो, बिना खर्ची बिना पर्ची आपने लाख बच्चा नौकरी लगा दिया। हरियाणा के बच्चे आपने नौकरी अगर लगाए हैं ना, तो 20,000 की नौकरी रोज़गार निगम में, पानी जलाने के लिए कुक, चपड़ासी, स्वीपर, बाथरूम साफ़ करने के लिए फोर्थ क्लास, जो अच्छी नौकरी थी डी क्लास 2 और क्लास 1, वो आपने किसको दी? हरियाणा से बाहर के लोगों को। जिन नौकरियों में पैसा ज़्यादा है, उनको नौकरियों को आपने इस दायरे से बाहर रखा। मैंने सवाल लगाया कि अभी एक आपने देखा होगा कि एक बीजेपी का नेता, जो कि बीजेपी का अध्यक्ष भी रहा है और जो अब राज्यसभा का मेंबर है, उसके बच्चे को इन्होंने एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल लगा दिया। बिल्कुल। अब छातिरपना देखो कि उसके नाम लिखा, उसकी कास्ट छुपा दी, ताकि उसके कास्ट से वो उजागर हो जाएगा किसका बेटा है। खाली नाम लिख के लिस्ट आउट कर दी। जैसी लिस्ट आउट हुई, हम लोगों को पता लग गया कि भाई जिस आदमी के ऊपर महिला के खिलाफ छेड़छाड़ का, मामला का, उससे आपत्तिजनक व्यवहार करने का मामला विचाराधीन है कोर्ट में, आपने उस आदमी को लॉ ऑफिसर अपॉइंट कर दिया। आपको इतनी शर्म नहीं आई कि आप समाज को क्या आईना दिखाओगे कि जो कानून का उल्लंघन करने वाले लोग हैं वो कानून के रक्षक कैसे बन जाएंगे? आपने, इसका मतलब आपने पुलिस वेरिफिकेशन ही नहीं कराई। आप लोगों पे, ऑपोजिशन पे, आपके मुखालफत लोग हैं, उन पे आप फब्तियाँ कस देते हैं, उनका मजाक उड़ाने का काम करते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो जितने भी लॉ ऑफिसर्स की नौकरियां हैं वो क्यों बाहर कर दी? क्योंकि वो अपने चहितों को देनी है। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रोज़गार निगम में क्यों नहीं डाली? क्योंकि आपने अपने चहिते लोगों को बैकडोर से एंट्री देनी है। तो इस सरकार के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। हास्यास्पद बात आज आई कि मुख्यमंत्री आज खड़ा होकर बोलने लगा, कटाश करने लगा। वो कहता कांग्रेस जो है वो 1899 में बनी, उसको मतलब बेसिर पैर की बातें। उन लोगों को यही नहीं पता, वो ये सोचते हैं कि भाई जो हम कर रहे हैं वो सही है। मेरे जो सवाल थे कि आज तक आपके 11 साल के राज में आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी लेके आए, कितने उद्योग, कितनी कंपनियां बाहर से आई, कितने नौजवान बेटे और बेटे को नौकरियां मिली, कितना पैसा हरियाणा में आया है, कितने इंडस्ट्री लगी है। 6 महीने हो गए,
मेरे सवाल का अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल लगाया कि जो आंगनवाड़ियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आंगनवाड़ियों में सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके अंदर एमओ और अधिकारी है, उन्हीं के पास पावर है कि वो बिना किसी की डिग्री चेक करे उसको अपॉइंट कर लेते हैं। मेरा क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिया। मैंने क्वेश्चन लगाया कि मुझे बताया जाए भी कितनी ज़मीनें सरकार ने एक्वायर की, मास्टर प्लान्स में कितने छेड़छाड़ बदलाव किए, तो मेरे क्वेश्चन रिजेक्शन में डाल देते हैं। जो सरकार की पोल खोलने वाले चीज़ें हैं उससे ये कन्नी काटते हैं। ये क्योंकि इनके पास अधिकार है किसका सवाल लेना, किस ये वही सवाल लेते हैं जिसमें उनको लगे भी इसमें तुम्हारी जान बच सकती है, इसमें तुम्हारे हालात सुधर सकते हैं। इस दफ़ा एक नया सर्कुलर जारी किया और इससे मुझे अंदाज़ा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है बहुत ज़्यादा बैकफुट पे और बहुत ज़्यादा डरी हुई है। क्योंकि पिछले 2 सेशंस जो हुए अपना, एक तो हमारा ओथ के बाद हुआ और एक हमारा जो बजट सेशन हुआ, उसमें ये नोटिफिकेशन नहीं आया था कि जितना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो कोई भी विधायक का जो वक्तव्य दे रहा है उसका सीधा प्रसारण नहीं कर सकता। वो पहले स्क्रूटनी होगी, फिर उसका प्रसारण होगा। मैं विधायक हूँ, मेरे साथ 40 विधायक और आए हैं। हम लोग अपने क्षेत्र की, हम लोग अपने प्रदेश की, हम लोग सरकार की नाकामियों की बात करेंगे, तभी तो हमारी जनता को पता लगेगी। और हम तर्क के साथ, सच्चाई के साथ रखते हैं। लेकिन सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया, आप भी प्रिंट मीडिया या इसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखते हो, आप लोगों पे अगर इसकी पाबंदी आ जाए तो फिर तो ये मान के चलो जो चौथा स्तंभ है, उस चौथे स्तंभ को तो सरकार कुचल रही है। जुडिशरी हो गया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, एक लोकतंत्र हो गया और एक आपका प्रेस हो गया। अगर सरकार ये सर्कुलर जारी 22 तारीख को सेशन था और 22 को ही किया, तो मैं ये समझ गया था कि सरकार घिर चुकी है और ये इनकी फेलियर की निशानी है। तो ये जो सेशन था, इस टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, खानापुर्ती थी, बिल्कुल खानापुर्ती। एक भी पहला दिन वेस्ट हो गया, 6 वर्ष प्रस्ताव आया, एक भी संतुष्टिजनक जवाब ना सरकार के पास, एक भी विधायक। अच्छा, इनके जितने विधायक खड़े हुए, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, क्योंकि अब ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है और कोई भी ले सकता है। जब 0 आवर होता है, इनका हर विधायक 2-2 मिनट 3-3 मिनट वो दे रहे हैं, ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि 2 मिनट 3 मिनट में कोई बात नहीं रख पाता। इनका हर विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर रो रहा है। 11 साल बीजेपी की सरकार होगी, तीसरा प्लान चल रहा है। इन्होंने हरियाणा को लाखों करोड़ों रुपए में कर्जे में डाल रखा है। 2.5 लाख करोड़ का हम पे कर्जा है, 2,52,000 करोड़ का। उस कर्जे को ये कहते हैं हमने डेवलपमेंट में लगाया है। अगर आपने उस पैसे को डेवलपमेंट में लगाया है तो आपके विधायक आज भी रो क्यों रहे हैं? आपने सारे पैसे करप्शन में खा गए, सारे लो स्टैंडर्ड काम किए, बिलो स्टैंडर्ड काम हो रहे हैं। एक भी ठेकेदार पे ये पर्चा नहीं करते, एक भी ठेकेदार जेल में नहीं गया और 2.5 लाख करोड़ रुपया खा के हजम करके सो के बैठे हुए। इन्होंने तहसीलों में करप्शन, हर जगह भ्रष्टाचार, जो आज घटनाएं हो रही हैं, जो वारदात हो रही है, पुलिस की नाकामियां देखो कि कोई जाकर गरीब जाता है, वो उससे मजाक करते हैं, कोई कहता है मेरी बेटी गायब तो कहेंगे तेरी बेटी किसी के साथ भाग गई। ये तो पुलिस का रवैया है। बजाय उसको सांत्वना देने की, बजाय उसको समझाने के, प्रोटेक्ट करने के, उसकी बात सुनने के, ये उसी पिता पे ऐसा ताना मारती है पुलिस कि वो पिता क्या करे, मजबूर हो जाता है बेचारा, क्योंकि उसके आगे उसका जोर नहीं चलता। वो तो दरख्वास्त और गुहार लगा सकता है कि आप मेरी बेटी को ढूंढने में मदद करें। तो आम जनता का तो भरोसा ही खत्म कर। सेशन के बाद सीएम साहब ने प्रेस ब्रीफिंग में बोला भी हमने 100 गज के प्लाटों पे रजिस्ट्री शुल्क यानी कि स्टाम्प शुल्क माफ़ कर दिया। मैंने सवाल लगाया था कि आपने जो डीएलसी रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, गरीब आदमी पे इसका मार पड़ रही है। छोटा व्यापारी जो दुकानदार है, रेडी लगाता है, उसका जो सपना है मकान लेने का, आपने इतने ज़्यादा सर्कल रेट कर दिए कि वो मकान ख़रीदने के लिए जाता है तो उसके पहुंच से बाहर हो गया है। जो बेचने वाला है उसका बिक नहीं रहा क्योंकि उतने पैसे कोई देने को तैयार नहीं है। आपने छोटे शहरों में
जो प्लॉटों की ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी थे, प्रॉपर्टी डीलर से आपने उनका काम ठप कर दिया। सरकार ने एक तरफ गुड़गांव की सबसे महंगी जगह है DLF, जहाँ पे एक फ्लैट 3 कमरों का 190 करोड़ रुपए का है, वहाँ तो आपने दाम बढ़ाए 10 से 30%। फतेहाबाद ज़िले में जहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ 133% दाम बढ़े हैं। आज मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि इस साल उन्होंने सर्कल रेट 20% बढ़ा दिए। 20% का मतलब, तो ये साल में दूसरी बार है? हाँ, साल में दूसरी बार। मैंने ये सवाल उनसे किया कि जो आपने ये गुंडा पैदा किए, जो आपने लिकर माफिया पैदा किया है, जो ये लोग धमकी देते हैं पिस्तौल की नोक पे कि अगर कोई भरेगा टेंडर तो हम लोग गोली मार देंगे, और उन्होंने मार भी दिए, तो वहाँ तो अभी तक नहीं टेंडर हुए। उस पैसे का भरपाई के लिए आपने हरियाणा पे एक नया बोझ लादने का काम किया। बिजली के दाम बढ़ा दिए आपने, जो आम व्यक्ति की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो उसको सरकार को सस्ता मुहैया कराना चाहिए, वो बढ़ा दिए। BPL कार्ड, जो गरीब का कार्ड है, 9 लाख लोगों के आपने कार्ड काट दिए। एक परिवार में अगर 3 सदस्य हैं, 27 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हमारे हरियाणा की जनसंख्या 3.25 करोड़ है। 27 लाख लोग जो उसका लाभ लेने वाले थे, वो लाभहीन कर दिया आपने। ऐसी तो आपकी सोच है। पानी, हमने पानी के मसले पे जब पंजाब ने हमारा पानी रोका, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आह्वान किया कि हम पहले जिलावार प्रदर्शन करेंगे, हम ज्ञापन देंगे DC के माध्यम से गवर्नर को। बिल्कुल। उसके बाद हम गवर्नर साहब से मिले कि आप राज्य सरकार को कहो कि अपने हमारे हक का पानी ले, क्योंकि राज्य सरकार इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो अपने हक का पानी नहीं ले रही थी। यहाँ BJP की सरकार है। पंजाब में जो इनका BJP का प्रधान सुनील जाखड़ थे, वो भगवंत मान के साथ कॉमन सिटिंग में ये बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। यहाँ BJP की सरकार, वहाँ BJP प्रधान। आप ये देखो कि हरियाणा के बारे में BJP के लोगों की क्या सोच है। और मज़े की बात देखो, जब हमने ये कहा कि अगर 25 तारीख को पानी नहीं मिला तो हम पंजाब के सरकारी वाहनों का रास्ता रोकेंगे, पंजाब को पानी देना पड़ा। लेकिन जिस क्वांटिटी में हमें पानी चाहिए था 10,000 से ऊपर क्यूसिक, आज भी 8600 क्यूसिक पानी मिल रहा है। आज भी पानी की आज भी कमी है, टेलों पे पानी नहीं है, सरकार सो रही है, सरकार में हिम्मत नहीं है। क्यों? ये राजनीति कर रही है। तो BBMP में तो हाईकोर्ट का आदेश भी नहीं मानना भगवंत मान सरकार ने। बता रहा हूँ, एक चीज़ देखो, केंद्र में सरकार किसकी है? BJP। जब ये मोदी हर मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकता है, तो इसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकता? ये तो स्टेट मैटर है। हम कोई भीख थोड़ी मांग रहे थे, हम तो हिस्सा मांग रहे थे ना। हरियाणा के लोगों को BJP उसका हिस्सा नहीं दे रही। BJP केवल हरियाणा में क्या काम कर रही है? जाट गैर जाट, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो हरियाणा, क्योंकि हम पंजाब का जॉइंट हिस्सा रहे हैं, हमारे लोग तो इतने सामाजिक लोग हैं जो हर एक आय की मदद करते हैं, हर कमज़ोर की मदद करने वाले लोग हैं। हम गांव में रहते हैं, हमने गांव में कभी आज तक भेदभाव नहीं किया। गांव की अगर बेटी की शादी है किसी भी परिवार में, अरे सब लोग जाके उसके घर में काम करते थे। उस बेटी को विदा करने के लिए उसकी बारात आती थी, उसको सब लोग जिमाने का काम करते थे। उस बारात को अपने अपने घरों में हम लोग ठहराते थे। हमारे बीच में ऐसा भाईचारा, ऐसा ताना बाना, आपस में प्रेम प्यार था। इन्होंने जहर घोलने के सिवाय यहाँ कोई काम नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि आप कंक्लूड करते हो कि 4 दिन में टाइम वेस्ट हुआ और कुछ नहीं हुआ। एग्जैक्टली, कोई रिजल्ट। अच्छा, जितने विधायकों के, मैं अभी जैसे बात बीच में, इनके विधायक आज भी इस बात को रो रहे हैं ना कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। अगला सेशन आएगा, उसमें भी आप देखना ये सिमिलर डिमांड्स फिर खड़ी होंगी। इनके विधायक तो अनिल विज ने कहा उड़न खटोले की सरकार है, रामकुमार गौतम ने कहा हमारी चलती नहीं, उमेश जो पातुवास है उसको धरना देना पड़ा। इनके अपने विधायक, मैं ये सोचूं, इसीलिए मैं इस बात से चिंतित हूँ कि हरियाणा के लोगों ने जात पात, धर्म, जाति हिसाब के नाम पे, गैर जाट जाट के नाम पे अगर इन लोगों को सत्ता मिलाने का काम किया, अब इनका चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो गया। पढ़ी लिखी नौजवान पीढ़ी जो है वो इन तमाम चीज़ों से, जाति धर्म से उठ के ऊपर अब इस बात को देख रही है। हाँ, BJP में रहे, जिला अध्यक्ष बने, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन बने, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने। BJP ने इज्जत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी आपको। फिर भी आप BJP में होते हुए
नगर परिषद गए भेड़ बकरियां लेके, एक सांकेतिक आपने प्रदर्शन किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे क्या हालात हो गए कि आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ ही दिया? देखिए बलजीत जी, मैं एक बात मानता हूँ, कोई भी आदमी राजनीतिक क्षेत्र में आता है उसके अलग अलग मायने मकसद हो सकते हैं, लेकिन मैं अगर चौधरी देवीलाल जी का नाम लगा के आया हूँ आदित्य देवीलाल, तो मेरी सोच थी कि मैं जनता के लिए काम करूँगा। और जहाँ कहीं भी सरकार अगर गलत करती है, बेशक मैं था, अगर मैं भेड़ लेके गया तो मैं इसलिए गया कि जो इन्होंने आईडी सिस्टम लगाया था, वो आईडी सिस्टम सारा का सारा इनका एक करप्शन का मॉड्यूल था कि अगर कोई 50,000 रुपये दे दे तो उसका मकान तो ऑथराइज, बिल्कुल, अगर 50,000 रुपये ना दे तो उसकी कोठी इलीगल। कोई भी आड़ती या व्यापारी भाई है, उसकी एक दुकान है, अनाज मंडी में है या सब्जी मंडी में है या बाज़ार में है, वो अपना धंधा करता है, उस कोठी को मॉडगेज करा के उसकी लिमिट बना के उस लिमिट से मल्टीप्लाई करता है वो पैसा। वो भी मेहनत कर रहा है, बाज़ार में धंधा कर रहा है, अपने बच्चों के लिए कर रहा है। अब उसको हर 6 महीने बाद या साल बाद उसको अपनी लिमिट को रिन्यू कराने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स को बैंक को पेश करने पड़ते हैं। मान लो किसी की कोठी है और उसकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है 3 करोड़ की है, जिससे वो उसको सर्कुलेट करता है पैसा बिजनेस के लिए, और उसको पता लग जाए इसे तो तेरी इलीगल होगी, अब उसका धंधा रुक गया। ऐसे व्यापारी भाई मुझे मिले छोटे कि भाई साहब कोई सुनवाई नहीं और 50,000 रुपये दोगे तो आप लीगल हो, अगर नहीं दिया तो इलीगल हो। मतलब कि सब चीज़ें नहीं कि अब तो अफसरों किसी जमाने में आदित्य जी अंडर दी टेबल चलता था, अब तो ओपन दी हाँ खुले खुले। अब तो ये मैं क्या बताऊँ, आप लोगों को तो पता है, ये कमज़ोरी है सरकार की। इसी से पता लग जाता है सरकार में कितनी जान है। अफसर चाहिए अभी है। मैंने जी भेड़ ली और मैं भेड़ लेके 70 भेड़ें लेके और मैं नगर परिषद में चला गया। अब जब गया तो जो भी मुखालफत लोग थे, मेरे शुभचिंतक थे, पार्टी के अंदर होते हैं, हर एक जगह होते हैं, परवाह भी नहीं करनी चाहिए, उन्होंने मेरे खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया। लेकिन मेरे उस एक से जो लोग करप्शन करने वाले लोग थे या जो ऊपर के टॉप लोग उनसे मिले हुए थे, चाहे वो लीडर्स मिले हुए थे, सबके कान खड़े हो गए कि 22 ज़िले हैं लेकिन 22 ज़िलों में एक आदमी ऐसा है जो लोगों के लिए लड़ता है। बिल्कुल। और मुझे फ़ख्र है इस बात का। और मैंने ये भी कहा था, आपको ये ध्यान नहीं है, मैं कोट कर देता हूँ, मैंने कहा कि अगर यही हालात रहे तो आप जो अपनी टिकटें वो एसपी डीसीओ को दे देना, आपको पता लग जाएगा अभी आपकी सरकार कैसी है। मैं तो शरेआम देखो, जहाँ कहीं आप, क्योंकि आप जनता के नुमाइंदे हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, हारे हुए हो कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक कदम रखा है और उस कदम के साथ हज़ारों लोगों ने आपके कदम को सपोर्ट किया है, तो आपको हमेशा समाज के हित में सोचना चाहिए। मैंने हमेशा ही समाज के हित में सोचा है और मैं हमेशा जन हित में और समाज हित में काम करने वाला आदमी हूँ। मेरे दादा, मेरे ताऊ और मेरे भाई समाज हित में लगे हुए हैं। पिछली बार आपने बीजेपी से लड़ा, जीत हार का अंतर बड़ा कम था, इस बार क्या ऐसा हुआ बीजेपी ने टिकट नहीं दी और फिर पारिवारिक हालात, सारे रिश्तेदारों ने इकट्ठे हो गए आपके परिवार को एक कर दिया? नहीं, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ जो भूले बिसरे उन सबको आना चाहिए। हम लोग एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं और वो एक ऐसी महान शख्सियत है चौधरी देवीलाल, जिन्होंने आम जनता का, आम व्यक्ति का, किसान का, गरीब का, मज़दूर का, छोटे व्यापारी का, देहाती लोग का, भोले लोगों का, सबका भला किया। हम लोग उनके वंशक हैं। हम लोग अगर मजबूत होंगे, सत्ता में आएंगे, तो हम जनता का भला करने वाले लोग हैं। मैंने जनता की सेवा की 10 साल, मैं लोगों में लगा रहा। मैं बलजीत जी कहीं नहीं गया, कहीं मैंने आज तक कभी विदेश यात्रा भी नहीं की थी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं गोवा भी 22 साल बाद गया। गोवा में हनीमून मनाने गया, उसके बाद 22 साल बाद। सोचो आप कि कोई चीज़ की कमी नहीं थी, कोई पैसे की कमी थी। मैं कभी हिल स्टेशन भी नहीं गया। मैं ज़िंदगी मसूरी भी स्कूल टाइम में गया था और यहाँ चेयरमैन बनने के बाद गया। तो मतलब फील्ड में रहना पसंद, फील्ड में मैं लोगों में रहा हमेशा। इतनी कड़ी मेहनत की, लेकिन जब टिकट की बारी आई तो जो नेशनल पार्टी होती है ना, ये चीज़ों को लिंगर ऑन करती है, लटकाती रहती है और आखिरी सेकंड में ये अपना ताका तोड़ देती है और फिर आदमी कहीं का नहीं रहता। मैंने 10 साल अपने जीवन के पूर्णतः राजनीति में दिए, पूर्णतः लोगों को दिए। तो मैंने ये फैसला कर रखा था कि अगर ये इस सोच पे आएंगे तो मैं लोगों से पूछूंगा। मैंने 6 और 7 सितंबर को पूरे हलके के अंदर गया, हर गांव में मैं गया, मेरा छोटा भाई,
सब लोग गए और हमने सब लोगों से अपील की कि हम सब लोग चौटाला इकट्ठे हों, जो जनता फैसला करेगी, लोग फैसला करेंगे, मैं उनके साथ जाऊंगा। सब लोग 8 तारीख को सारे लोग चौटाला गांव के मैरिज पैलेस है वहाँ इकट्ठे हुए। लगभग 20,000 आदमी वहाँ इकट्ठा हुआ। जो उनका फैसला था, उन्होंने जहाँ मुझे आदेश किया, उन्होंने कहा कि आप परिवार में जाओ और लड़ो और हमारे इलाके की बात रखो। मेरा परिवार मुझे लेने आया और मैं वाकई में आज ये मानता हूँ, बहुत सी गलतियाँ हो सकता है मैंने की हों, बहुत सी गलतियाँ दूसरे पार्ट पे भी होती है कि कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती, लेकिन समय बहुत बलवान होता है। अगर हम चौधरी देवीलाल जी के सच्चे सिपाही हैं या सच्ची सोच रखते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ें छोड़ के और जनता का किस तरीके से भला हो, निर्णय लोगों के भले के लिए लेने चाहिए। जितने भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, हो सकता है वो रास्ते भटक गए हों, अलग अलग जगह चले गए हों, उनसे मेरी एक दिली अपील भी है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे जनता के हित के लिए, अपने हित छोड़ के जनता के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। हरियाणा विधानसभा के 11 विधायक अभी यूएस टूर पे गए, अभी लौटे, आप भी उनमें से एक थे। तो किस संस्था ने बुलाया और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, पहली बार ही इस देश से बाहर जाने का मौका मिला। प्रजातांत्रिक देश है और सबसे हाईली पॉपुलेटेड कंट्री हमारी है और अमेरिका सुपर पावर है। वहाँ भी एक हिसाब से प्रजातंत्र है, ठीक है, ड्यूल पार्टी सिस्टम है, और वो सुप्रीम जो सबसे बड़ी आप कह दो पावरफुल स्टेट है, उसमें जाने का मौका मिला। नेशनल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वहाँ का एक जो संगठन है, उसने 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे अमेरिका के 50-52 स्टेट है, उनके सारे के सारे MLAs और पूरी दुनिया से MLAs को न्योता दिया था। ऑल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 50 साल पूरे होने पे वहाँ पे 4200 MLAs पूरी दुनिया से, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान, इराक, ईरान, मतलब जितनी भी कंट्री, जर्मनी और आपके ऑस्ट्रिया, आपके यूरोप की कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री से वहाँ पे लोग आए थे। 4 दिन का वो, मैं कहूँगा, एक पूरी दुनिया का एक MLAs का मेला था, जिसके अंदर हम आपसी विचार आदान प्रदान, सीखना, अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका की हेल्थ पॉलिसी कैसी है, और देशों की हेल्थ पॉलिसी कैसी है, उसमें लोगों के लिए क्या ऑप्शंस हैं, वहाँ पे नौजवानों के लिए क्या रास्ते हैं, वहाँ पे बुज़ुर्गों के लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो तमाम चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो रही थी और हम लोग उस चीज़ों को सुन रहे थे। और उनमें मुझे उस बात की खुशी भी है कि मैं अपने सादे बाने पे जो पहनावा है, हमारी पगड़ी है, हमारा जो पहनावा है, अच्छा, जो विधानसभा पहन के गए थे। मैं बिल्कुल, मैं देखो, क्योंकि ये मेरे लिए, मतलब US जाकर भी आपने हरी पगड़ी पहनी, मेरे लिए एक बहुत गौरव और गर्व की बात थी कि मैं हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन, जो हमारी हरियाणा की शैली है, उस शैली में मैं वहाँ था और मैं उनको सुन भी रहा था और अपने विचार भी रख रहा था। आखिरी दिन जब हम लोग उस कॉन्फ्रेंस में थे तो वहाँ एक स्टॉल लगा हुआ था। मैं हैरानी की बात है, उस स्टॉल पे अंग्रेज़ खड़े थे 4-5, और उसमें लिखा हुआ था कि वो वोटर्स को अवेयर करते हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने पूछा आपका स्टॉल किस लिए है? वो बोला कि हम लोग वहाँ के जो वोटर्स हैं उनको जागरूक करते हैं कि आपको वोट करना चाहिए, क्यों वोट करना चाहिए, मतलब। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप लोग जागरूक करने के लिए खड़े हो, अमेरिका में कितने लोग वोट डालते हैं, कितना % पोलिंग है? बलजीत जी, आप हैरान मानोगे, अमेरिका में 22% पोलिंग होती है, टोटल 22। ये हैरानी की बात है, बड़ी हैरानी की बात है। और हम लोग ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे समझदार लोग अमेरिका में हैं। 22% पोलिंग होती है। मैं वहाँ पे उनको क्या लोगों के पास समय नहीं है? मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। तो जब उसने बड़े फ़ख्र से कह रहा है कि 22%, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं लेजिस्लेचर हूँ,
हरियाणा से हूँ, MLA हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए कि मेरी विधानसभा में कितने % पोलिंग होती होगी। तो उन्होंने कहा मे बी 32। मैंने कहा नहीं। तो मे बी 38। मैंने कहा नहीं। मैं कहा यू कांट इमेजिन 87%। जब मैंने 87% कहा तो वो हैरान हो गए। मैंने कहा ये लोग हमारे जो है ना इतने समझदार हैं, राजनीतिक रूप से जागरूक, जिनको अपने हक और हकूक का पता है। मुझे ये बात अमेरिका जाने के बाद पता लगी कि जिस को हम सुपर पावर मानते हैं वहाँ पे लोग वोट कम करते हैं क्योंकि उनको उन पे भरोसा नहीं होगा। और जो डेवलपिंग कंट्री है यहाँ पे इतनी समझदारी से लोग वोट डालते हैं। फिर मैंने जब ये देखा तो मैं लोगों से पूछने लग गया कि भाई आपका जो राष्ट्रपति है ट्रम्प, वो बोले भी हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि हमने इसको वोट किया। और जितने मुझे वहाँ लड़के मिले हरियाणा के, मैं जब जैसे ही उन्हें पता लगा, क्योंकि जब मैंने पगड़ी और ये अपना पहनावा रखा और फेसबुक पे हमने डाली, तो मेरे पास संपर्क आने लगे कि भाई साहब आप अमेरिका आए हो। मैंने कहा हाँ जी। कहाँ जाओगे? तो मैंने कहा फलाने दिन यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ। आप मानोगे नहीं जी, इतना उन बच्चों में, वहाँ के लोगों में जो हरियाणा के हैं, हमारे प्रति स्नेह था कि 50-100 का टोल, 30 गाड़ियाँ लेके एयरपोर्ट से हमें वो अपने घरों में लेके जा रहे हैं। मतलब एक दिन भी मेरा 17 दिन का था, एक दिन भी मैं अकेला नहीं था, हमेशा उनके साथ। और कोई वहाँ कुछ काम कर रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई ट्रकिंग का है, किसी का डिलीवरी का है, किसी। और मैं उनसे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो कब आए। तो मेरे को बहुत से ऐसे नौजवान मिले जो 19 में आए और आज 50-50 ट्रकों के मालिक बने हैं और $मिलियंस, मतलब 1000 मिलियन उनका जो टर्नओवर है एनुअल, वो इतना पैसा कमा रहे हैं। तो मैं उनको देख के मेरी आत्मा बड़ी सोरी हुई कि यार अच्छे ये बच्चे इतनी मेहनत करके इस बेगानी धरती पे पैसा कमा रहे हैं। मैं शाम को जब अकेला बैठता था ना, तो मैं सोचता था कि ये डंकी रूट से आए हैं, कितने पैदल चले, 1-2 महीना कहाँ से ये निकले हैं, जान खतरे में डाले। वो कितने बच्चे जो हैं वो गुजर भी गए, कितने माँ बापों के चिराग जो बुझे। और ये इतनी हार्डशिप से यहाँ पहुँचे। इनको हार्डशिप करने क्यों पड़ी? हमारी नालायकियों के कारण। हमारी हरियाणा की सरकार, आज के दौर की सरकार, जो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि 85, 87, 90 तक पढ़ाई इतनी नहीं थी, लोग खेती किया करते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे साल दर साल हमारे यहाँ पढ़ने लगे बच्चे, और अब तो हर घर का बच्चा पढ़ा है। सरकार कोई ऐसे नए आयाम स्थापित नहीं कर रही जिससे उन पढ़े लिखे बच्चों को रोज़गार मिले। मजबूरी में 30-30, 40-40 लाख रुपए एजेंटों को देके पलायन हो रहा है और वहाँ बच्चे जा रहे हैं। मेरे को एक लड़का मिला सतनाम, पतला सा लड़का था, भी 23-24 साल का। तो मैं वो पटियाला के पास का था। मैंने उससे पूछा सतराम, हाँ कितने दिन हो गए? कहता जी 1.5 साल हो गया। तो मैं उससे पूछा 1.5 साल हो गया था, तू की काम करता है? मतलब डू डैश करता हूँ, मतलब डिलीवरीज करता हूँ। तो मैं उससे पूछा कि भाई कितने पैसे दे के आया? बोले जी मैं 38 लाख रुपए दे के एजेंट को आया हूँ। तो कितने मोड़ते? बोले जी 55 लाख मोड़ते। उसकी 3 बहनें हैं, 2 छोटी हैं, एक शायद उसकी मैरिड है, बड़ी है। आप सोचो उसके पिताजी गुजर गए, किन परिस्थितियों में वो वहाँ से चला, और उसको 1.5 साल हुआ है, 22-24 साल का ही है। और कैसे उसने फ़ैसला लिया और वो अमेरिका पहुँचा, और वो कर्ज़ा उतार रहा है और अपने बहनों को, अपने परिवार को, अपनी माँ को पैसे भेज रहा है ताकि उनकी ज़िंदगी सुधर जाए। और कितनी मेहनत वो कर रहा है। बलजीत जी, हमारी सरकार आ गई तो मैं एक NRI आयोग बनाऊंगा अभय सिंह चौटाला जी को कहकर। उस आयोग में जितने बच्चे हमारे बाहर हैं, अगर उनको किसी तरीके की दिक्कत आ जाए, आर्थिक, मेडिकल दिक्कत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, वो आयोग पैसे से भी उनकी मदद करेगा।
अगर उन पे कोई केस हो जाए तो वो आयोग उनकी वहाँ जाके पैरवी करेगा, क्योंकि वहाँ पे वकील, डॉक्टर, ये बहुत पैसा लगता है। जो बच्चा वहाँ रह रहा है ना, उसका जी जानता है कि वो किन परिस्थितियों में रह रहा है। और पहली बात तो बच्चा जाना ही नहीं चाहिए कि आप यहाँ पे ऐसे सिस्टम नए जनरेट करो ताकि यहाँ पे रोज़गार मिले। अमेरिका में मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस की, मुझे अमेरिका में भिखारी दिखाई नहीं दिए। मैं सड़कों पे देखता था भी जैसे यहाँ जो हालात हैं हिंदुस्तान में, क्या ऐसे हालात अमेरिका में हैं? मुझे नहीं दिखाई दिए, कहीं और होंगे। फिर मैं जिन घरों में जाते थे, मैं एक के घर रुका तो वो घर अपना बंद लॉक नहीं करते थे। मैंने कहा क्यों? बोले जी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई चोरी नहीं होती। सारे उनके बच्चे, हस्बैंड वाइफ सब काम पे निकल जाते थे। वहाँ पे एक आदमी के लिए 15 ऑप्शन है काम की, यहाँ पे 1000 आदमियों के लिए एक ऑप्शन है। भी 1000 आदमी को एक ऑप्शन के लिए लड़ना पड़ता है। बिल्कुल। सरकारों को यहाँ पे जो काम अब करना चाहिए वो काम करना चाहिए कि वो अपना 50 से 60% बजट उन ऑप्शंस के लिए क्रिएट करो ताकि उन बच्चों को काम मिले और वो अपना जीवन यापन करे, अपने परिवार का पालन पोषण करे। सड़कें और ये तो हम सारी उम्र ही बनाते आए हैं, सारी उम्र ही। आपके हल्के की बात करूं, आपसे जो पराजित हुए हैं पिछली बार के विधायक अमित शाह कहते हैं कि मैंने अपने कार्यकाल में डबवाली को पुलिस जिला बनवाया, और खट्टर साहब भी मेरी इस बात के लिए तारीफ कर चुके हैं। लेकिन पुलिस जिला बनने से क्या नशा कम हुआ? मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ जी, चलो अच्छी बात है वो बोल रहे हैं, लेकिन आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आदमी झूठ बोलता है ना तो वो कभी भी आंख से आंख मिला के खड़ा नहीं होता। आप विधायक थे, आप विधानसभा में जाके कोई चिट्ठी दे देते हो, बात उठा लेते हो। आज मैं भी विधायक हूँ, मैं अपने हल्के की पैरवी करता हूँ, कोई बुरी बात नहीं करनी चाहिए, पर मैं ऑपोजिशन में हूँ। बहुत सी चीज़ें मुझे पता है सरकार मेरी नहीं मानेगी। मैं उस टाइम मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन था और डवाली के अंदर ही मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था और मैं ज़िले का भी प्रधान था। मेरे पास चीफ मिनिस्टर का फ़ोन आया था कि मैं 3 दिन के लिए सिरसा प्रवास करना है। सारा रूट चार्ट मैंने बनाया था कि वो कहाँ स्टे करेंगे रात को। आप जिला प्रधान थे? बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल, क्योंकि देखो जो चीज़ है मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ और इसमें कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं करा, जो जैसी तैसी है वैसे बता रहा हूँ। पहले दिन आए, रात को सिरसा रुके, खैरे का प्रोग्राम हुआ, उसके बाद रोडी हुआ, उसके बाद काणावाली गांव में हुआ और नाइट स्टे जगमाल वाली। वहाँ से चोरमार हमने कार्यक्रम किया, गुरुद्वारा साहब में मत्था टेका। चोरमार से जब डवाली जा रहे थे तो उमा शंकर जी, मुख्यमंत्री और मैं, हम 3 लोग का टीम बैठे। उन्होंने नशे की पूछी, क्या हालत है, क्या, मैं सारी बताई। चलते रहे कि भाई आज कुछ बड़ा करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने वैसे ही मजाक में कहा जी बड़ा तो तभी होगा कोई जिला बन जाए तो, क्या देखते हैं कोई बड़ा करके जाएंगे। चलो, वहाँ पे डवाली गांव में कार्यक्रम था। डवाली गांव के कार्यक्रम में मैं बराबर बैठा हूँ और वो अपना वक्तव्य, अपनी बातें लोगों से शेयर कर रहे हैं, समस्याएं सुन रहे थे, जो भी बात जी। मेरे पास कोई एक व्यक्ति आ गया और मैं थोड़ा सा उससे बातचीत करने में लग गया और जब उन्होंने देखा कि आदित्य का ध्यान किधर ही और है तो उन्होंने मेरे पैर पे हाथ लगाया और मैं जैसे ही हाथ लगाया तो मेरा एकदम उनकी तरफ, और उन्होंने कहा कि मैं आज आपके सामने घोषणा करता हूँ डवाली को जिला बनाने के लिए। अब आप एक बात बताओ, ये एक चीफ मिनिस्टर और मैं साथ बैठे हैं और वहाँ ज़िले की घोषणा होती है तो पैरवी कौन कर रहा था ज़िले की? और हम तो उनका धन्यवाद भी करके आए। ये एक मुख्यमंत्री है, आज अगर नायब सैनी है तो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। मैं तो वेलकम करूँगा। मैं तो आज भी कहता हूँ कि डवाली को पूर्ण जिले का दर्जा दो। मैंने तो आज भी विधानसभा में कहा है कि पूर्ण जिले का दर्जा दो। वो 5 जिलों के लिए जो कमेटी बनी उसकी डेट बढ़ा दी गई है। हाँ, वो इसलिए बढ़ा दी ना क्योंकि डवाली सारी पैरामीटर्स पे पूरा है। अगर सरकार कहीं भेदभाव करेगी तो हम लोग सरकार को उसी टाइम घेर लेंगे। असंध, गोवाना, तो उन्होंने सोचा कि
अभी ये इसने वक्तव्य रखा है तो हमें इस पे कुछ ना कुछ बात करनी है, तो उन्होंने उसका एक्सटेंशन कर रखा है। मेरा ये कहने का मतलब है कभी भी इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने अपने क्षेत्र में हर क्षेत्र में काम किया। मैंने शिक्षा में काम किया, 11 स्कूल अपग्रेड करने का काम किया। मेरे क्षेत्र में पहले शिक्षा 14 किलोमीटर दूर थी। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दूसरे स्कूल से 14 किलोमीटर था। कई जगह तो बच्चों को 2-2 बस बदल के जाना पड़ता था। आसाखेड़ा गाँव का बच्चा चौटाला गांव में 12वीं स्कूल में अगर आए तो उसको पहले आसाखेड़ा से अड्डे पे जाना है, गांव से पैदल जाना है, वहाँ से बस पकड़ेगा। उसको अगर अबूशहर जाना है तो उसको आसाखेड़ा अड्डे पे 3 किलोमीटर पैदल चल के फिर वो जाएगा। उसको गंगा जाना है तो उसको गंगा की बस पकड़नी पड़ेगी। मतलब जो बेटियां थी वो ड्रॉप कर देती। गरीब आदमी भयभीत था क्योंकि ऐसे हालात है छेड़खानी के, तंग करने के, तो वो फिज़िकली उनको मॉलस्टेशन, बच्चियों को तंग करना, तो बच्चियां जो है वो स्कूल जाने से कतराने लगी, माँ बाप डरने लग गए। मैंने हर 5.5 किलोमीटर एक नक्शा लिया, मैप। मैं कभी आप बैठोगे तो मेरे पास वो मैप आप भी पड़ा है, मैं काम करता हूँ ज़मीनी स्तर पे। मैंने मैप में इंडिकेट किए भी कितने स्कूल्स हैं, तो मैंने देखा भी किस स्कूल का बच्चा नज़दीक कहाँ बनाएं। तो जहाँ जहाँ हमें लगा भी ये और वो तमाम 11 स्कूल जब हमने अपग्रेड किए तो 5.5 किलोमीटर में 12वीं का स्कूल आ गया। मैं आज आपको दावे से एक बात कहता हूँ, 90 विधानसभा है, आप 90 विधानसभा में RTI लगाओ कि हर एक दूसरे स्कूल का आप डिस्टेंस देखो। मैं मानता हूँ डवाली पहला लिखा होगा जिसमें हर 5.5 किलोमीटर में 12वीं का स्कूल है, गाँव से गाँव 5.5 किलोमीटर। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि पूरे भारत के अंदर जितने विधानसभा हैं, डबल एक ऐसी विधानसभा है जिसमें हर गांव में मैंने ई-लाइब्रेरी बना दी। सारे का सारा पैसा ब्लॉक समिति का है। ब्लॉक समिति से सरकार का पैसा लगा, ये रिबन काटते रहे, लोगों में एक भय का, भ्रम का एक माहौल बना दिया और बड़ी बड़ी शेखियाँ करते हैं। एजुकेशन के बाद हेल्थ पे काम किया। 67 गाँव हैं मेरे, 67 पंचायतें, 33 गाँवों में 34 गाँव में सब हेल्थ सेंटर्स हैं, 6 PHC हैं। किसी भी विधानसभा में 6 प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। मैंने 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर नए बनाए। 2 CHC हैं, चौटाला CHC है, उड़ना CHC है। डवाली जनरल हॉस्पिटल 200 बेडेड, हेल्थ पे हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। सड़कों की बात करता हूँ, मेरे आदर्श रहे ओम प्रकाश चौटाला साहब की सरकार थी, 247 किलोमीटर सड़कें बनी। KB सिंह ने मार्केटिंग बोर्ड की 9 साल में, हुड्डा की सरकार में 59 किलोमीटर सड़क बनाई। मैं चेयरमैन था मार्केटिंग बोर्ड का, मैंने सड़कें बनाई 282 किलोमीटर नई सड़कें। कच्चे रास्ते थे बिल्कुल, किसानों को मैं पानी नहीं दे सकता था क्योंकि पानी का महकमा मेरे पास नहीं था। 4 तरीके के किसान हैं, किन्नू का किसान है 2.5 लाख कमाता है, धान का किसान है 1 लाख कमाता है, कपास का किसान है 65,000 कमाता है, ग्वार का किसान है 38,000 कमाता है। मैंने देखा भी मैं सड़कें बना दूंगा तो इनकी ज़मीनों के रेट बढ़ जाएंगे। मैंने 282 किलोमीटर ऑन रिकॉर्ड 282 किलोमीटर सड़कें बनाई ताकि मेरे इलाके के किसानों के ज़मीनों के रेट बढ़ जाए। खेल स्टेडियम्स बनाए। मेरे दादाजी का सपना था कि जो गरीब आदमी है उसका सपना होता है कि उसकी बेटी की शादी हो तो बड़ा मैरिज हॉल हो। वो अपनी बच्ची की शादी करता है गली के अंदर, टेंट लगाता है, वहीं बारात जमाता है, वहीं फेरे करता है। मैंने कम्युनिटी सेंटर बनाए 34 बड़े कम्युनिटी सेंटर 2-2 करोड़ के बनाए 6। हमारे कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज था, एक गोरीवाड़ा नया कॉलेज 22 करोड़ का। डबवाली शहर के अंदर 4.5 किले ज़मीन में पार्क बना रहा हूँ 5.5 करोड़ का, 4.5 एकड़ शहर के अंदर। डबवाली शहर में स्कूल बना रहा हूँ, सरकारी स्कूल का मंजूर कराया 16.5 करोड़ रुपए का। 22 करोड़ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुई। नहीं, ये बात तो आपके विरोधी भी मानते हैं भी HRDF से भी 70 करोड़ लगवाए। मैंने पूरे एक मैंने देखो सोशल मीडिया पे मैंने एक चैलेंज शुरू किया, 75 डेज हार्ड चैलेंज, कि 75 दिन तक हर रोज़ 8 बजे मैं फेसबुक पे ऑनलाइन होता था, अपनी फेसबुक हर गांव के डिटेल, हर गांव के डिटेल के साथ। आप मानोगे नहीं, मैं कागज़ लेके बैठता था, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। मैंने सिर्फ एक दिन मेरी ज़बान स्लिप हुई एक काम पे, हमारे बिजवाड़ी के की नहर थी रामपुर माइनर, वो मेरी टंग स्लिप हुई। बाकी मेरा आज तक भी मीडिया उस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, एक एक काम मेरे आप चेक कर लो। 1098 करोड़ रुपया मैंने भाग दौड़ करके अपने विधानसभा क्षेत्र में 1098 करोड़ थोड़ा नहीं होता, बहुत बड़ी बात।
ढाणियों के कच्चे रास्ते बनाए मैंने 254 किलोमीटर, ईंट खड़ूंजे के ढाणियों के। सड़क तो अलग है, उससे अलग 254 किलोमीटर ईंट खड़ूंजे के रास्ते बनाए। मैं ये कहता हूँ जो दिग्विजय कहते हैं मैंने ओपन जिम लगवाए हर गांव में। ऐसे है जी, इस धरती पे सबसे बड़ा अगर कोई झूठ बोलने वाला आदमी है तो एक नंबर पे ये, और दूसरे नंबर पे जो पहले विधायक रहा है वो, मैं उसको ये मानता था कि वो शरीफ है, लेकिन अब मुझे पता लगा भी ये तो उसमें बहुत शातिर है। और इनके पास मौका था, केवी सिंह जो है 10 साल ओएसडी रहे, 10 साल ओएसडी मौका था। मैं तो देखो कभी भी इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं रहा, लेकिन जिस पे रहा हूँ उस पोस्ट पे मैंने न्याय किया है। अगर मैं चेयरमैन था, अच्छा मैं मंडियों की बात बताता हूँ, डबवाली में 9 मंडियाँ थी मार्केटिंग बोर्ड की, आज 22 है। हर तीसरे गांव में मैंने अनाज मंडी बना के दी ताकि मेरे इलाके के किसानों को दूर दराज ना जाना पड़े। जब कटाई का फसल टाइम होता है ना, तो साथ के साथ पानी लगाने का, साथ के साथ बुआई का, बिजाई का साथ के साथ चलता है, तो वो इतनी जल्दबाजी में होता है किसान वहाँ लेके जाता है अपनी मंडी की फसल। मैंने हर 3-3 किलोमीटर पे अनाज मंडियाँ स्थापित। INLD का भी गठन हुआ, JJP बनी, 10 महीने की पार्टी 10 सीट ले जाती है। दुष्यंत कहते हैं मेरा सरकार में जाना स्मार्ट मूव था, अगर मैं ना जाता तो जो 7 विधायक अब भाग गए उसी दिन भाग जाते। ये कमज़ोर आदमी सोचता है ये चीज़, ये कमज़ोरी की निशानी है। अगर आप मजबूत हो, चौधरी देवीलाल के MLA भाग गए थे, चौधरी देवीलाल के MLA भाग गए थे, वो कमज़ोर नहीं थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं मैदान में जाऊंगा, जनता के पास जाऊंगा। और वो जनता में गए, उन्होंने कहा कि मेरे MLAs खरीद लिए गए और चौधरी भजनलाल ने ओत ले ली। चौधरी देवीलाल ने हार नहीं मानी। चौधरी देवीलाल ने कभी लोभ और लालच किया ही नहीं। तो 1982 में MLA भागे, तो 87 में जनता ने उनको 85 सीटें दी। 85 सीटें दी, इसीलिए कि अगर आप सच्चे हो और अगर आप सच्चे चौधरी देवीलाल के हो, आपको तो डर होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि चौधरी देवीलाल ने कभी छल कपट की, बेईमानी की राजनीति नहीं की। चौधरी देवीलाल ने तो हर आशावादी आदमी को जो उम्मीद करता है कि मैं राजनीति में आऊं और जनता का भला करूं, उसे चौधरी देवीलाल ने मौका दिया है। तो आज विधानसभा के अंदर, इसी विधानसभा में अगर आप देखो तो सारे के सारे लोग चौधरी देवीलाल की नर्सरी से आए हैं। बिल्कुल। आज हमारे स्पीकर हैं, इनके पिताजी चौधरी देवीलाल जी ने चुनाव लड़ाया। हर आदमी को चौधरी देवीलाल ने मौका दिया, जो समाज के बारे में अच्छा सोचता है उसको चौधरी देवीलाल बढ़ावा दे के। वो कहते हैं अगर मैं सरकार में ना जाता तो 75% आरक्षण युवाओं को कैसे दिलवाता, पेंशन कैसे बढ़वाता। मैं छोटी सी बात बताता हूँ, 75% आरक्षण का मामला जो ये गीत गा रहे हैं ना, वो जो इंडस्ट्रियल हब, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें लागू नहीं है। सिर्फ उसमें लागू है जो ग्रामीण अंचल में फैक्ट्री लगी है, जो HSIDC के प्रेमिसेस में इंडस्ट्री लगी है, जो HSIDC ने अपने एरिया काटे इंडस्ट्रियल सेक्टर, उनमें वो लागू नहीं। तो मेन इंडस्ट्री तो वही है। सुनो, जो गांव में इंडस्ट्रियां लगी हैं उनमें 75% है, और उनमें भी उन्होंने कहा है इस तनख्वाह से ऊपर वालों को नहीं है, 25,000 से, उससे नीचे वालों को है। मुझे ये बताओ ग्रामीण अंचल में कितनी फैक्ट्रियाँ हैं? आप RTA लगाओ, वो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं। मैं किसी का आटे की चक्की है, कोई फ्लोर मिल लगा रहा है, 4 आटे की चक्की लगा ली। अब उसमें 75% आरक्षण क्या है? जो 4 आटे की चक्की लगा रहा है वो तो अपने बच्चों को ही पालन पोषण करेगा ना, दूसरे किसी बच्चे को क्या काम देगा? इनको RTA लगाओ, आप RTA के माध्यम से खुद ही RTA लगा लो। मेरा उनको सुझाव है कि वो खुद RTA लगाएं, उस RTA से आंकड़ा लें, और जब भी मीडिया में बैठें वो कहें कि मैंने 25% आरक्षण दिया और उस 25% में इन ब्लॉकों में इतनी फैक्ट्रियां हैं, इन फैक्ट्रियों में इतने बच्चों को रोज़गार मिला, वो आंकड़ा रख दें। मैं तो उनको कह ही नहीं रहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अगर चौधरी देवीलाल जी के सोच रखते हैं, चौधरी देवीलाल जी का खून है, आप में उनके विचार हैं, तो आप जनता को बरगलाने का काम ना करें। स्पष्ट जिस तरीके से चौधरी देवीलाल स्पष्ट थे, जिस तरीके से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला स्पष्ट हैं, और जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला स्पष्ट है, स्पष्ट बताएं। आपके बारे में चौधरी दिग्विजय सिंह एक बात और कहते हैं कि मेरे आदरणीय चाचा जी एक बात कह दें कि अगला चुनाव भी मैं इनेलो से ही लड़ूंगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो भी लोकदल की टिकट पे लड़े तो अच्छी बात है। तो आपका प्रयास है परिवार को एक करने का? मैं ये कहता हूँ कि जो भूले बसरे हैं
परिवार में ना एक ही नेता होना चाहिए। जब हरियाणा का मुख्यमंत्री एक है तो परिवार में भी एक ही नेता होना चाहिए। जिस नेता को आप मुख्यमंत्री बनाओ और उसके बाद जो चौधरी देवीलाल जी के सपने हैं, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सपने हैं, उनको हम साकार करें। अगर हम लोग अपने इंटरेस्ट को देखेंगे तो फिर हम लोग चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की लेगेसी को कैसे लेके जाएंगे? हमारे मन में तो ये होना चाहिए, अगर मेरे पीछे हटने से लोगों का भला होता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है पीछे हटने में। तो इसी तरह का प्रयास ये भी है। सोच ये बलजीत जी सबसे बड़ी बात, चौधरी देवीलाल जी ने प्रधानमंत्री के पद को क्यों ठुकराया? बिल्कुल चौधरी देवीलाल जी इसलिए कि जो एनडीए को इकट्ठा करने में चौधरी देवीलाल जी ने अपना ताकत लगाई थी, छोटी चीज़ नहीं है। बिल्कुल। तमिलनाडु के एन.टी. रामाराव, हेगड़े साहब कर्नाटक, देवगौड़ा साहब, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, अजीत सिंह, ये ऐसे दुनिया के मतलब हिंदुस्तान के ऐसे लोग जिनकी भाषा अलग, हिंदी ना समझ आए, उनकी रीजनल लैंग्वेज, उनकी अलग सब चीज़ें, उन सब लोगों को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया ये कहने के लिए कि इस देश को कांग्रेस लूट रही है। बोफोर्स के अंदर राजीव गांधी या इन्होंने जो किए, हम हिंदुस्तान को संभालें और अपने क्षेत्रों इलाकों को संभालें। और उस आदमी ने देखा कि अगर आप लोग बैक स्टेप होते हो तो मैं इन सब को एक ही मोती में, माला की मोती में पिरो के रखूँगा और जनता का भले होने की जो नीतियाँ हैं उनको लागू करने का काम करूँगा। तो चौधरी देवीलाल बैक स्टेप इसलिए हुए कि उन्होंने ये समझा कि भाई अगर मेरे पीछे हटने से और मैं सारी चीज़ों को संभाल के रखूँगा तो देश का भला होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बहुत से ऐसे लालची लोग थे जो नहीं चाहते थे और वो हालात हुई कि 1.5-2 साल में वो सारी। पिछले दिनों आपके डवाली में मैराथन हुई, सीएम साहब गए, आपको निमंत्रण नहीं आया ना। और एक और साथ में बात कहूँगा, किसानों ने भी मैराथन की खाली नहरों में दौड़कर। मैं आपको बताता हूँ एक मज़े की बात। अब मुख्यमंत्री की कमज़ोरी देखो, और मुख्यमंत्री की मैं ये सोच मानता हूँ कि मुख्यमंत्री ना बहुत कमज़ोर है, बहुत डरा हुआ है। एक तो इन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, देना चाहिए था प्रोटोकॉल के हिसाब से। अगर ये समाज को एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं, हम लोग भी समाज को अच्छी दिशा देना चाहते हैं, मैं खुद इनका वेलकम करता। अगर मेरे को ये न्योता देते मैं खुद इनका वेलकम करता, इनके साथ दौड़ लगाता और मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे इनका ऑफ़र आए, निमंत्रण आए तो मैं जाऊं। दुर्भाग्यपूर्ण इन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। जब मुख्यमंत्री आए उसी दिन रोड़ी गांव के अंदर पंजाब पुलिस का एक सिपाही अपनी कार के अंदर आया, उसने रोड़ी गांव से चिट्टा खरीदा और अपने इंजेक्शन लगाया और कार में ही लेट गया। वही मौत। और उसकी खबर भास्कर या जागरण में छप गई, मैं आपको कहूँ तो उसकी खबर भी दे दूंगा है मेरे पास। और कि भाई मुख्यमंत्री तो वहाँ दौड़ लगा रहा है और पंजाब पुलिस का आदमी रोड़ी में आके चिट्टा ले रहा है। इसका मतलब क्या है, जिस चिट्टे को हम पंजाब से लिंक करते थे, पंजाब के लोग हरियाणा में चिट्टा लेने आ रहे हैं। और दौड़ कितने किलोमीटर, 23 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री दौड़ लगा रहा है। नंबर 1, डवाली में जो नशा मुक्ति केंद्र है बनाया, वो नशा मुक्ति केंद्र 3 साल से बंद पड़ा है। उसी डवाली में 1700 नशा के लोग उसमें रजिस्टर हैं। कितने लोग नशा करते हैं उसे? 1700 लोगों के लिए एक डॉक्टर जो कि टेम्पररी तौर पे विजिट करता है हफ्ते में 2 बार। महीने में कितना हुआ? 8 बार। क्या वो 1700 लोगों को प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है? नहीं दे सकता। दवाई है ही नहीं। इस मुख्यमंत्री को ये कोई पूछने वाला नहीं था वहाँ कि भाई तू डवाली आ रहा है, नशे पे आ रहा है। यहाँ का नशा मुक्ति केंद्र तो 3 साल से बंद पड़ा है और इसमें 1700 मरीजों के जो रजिस्टर हैं, जो कि रजिस्टर हैं, उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं है, उनको देने के लिए दवाई नहीं है। तो किस बात की दौड़ लगा रहा है? और सिर्फ एक पब्लिसिटी लेने के लिए, ताकि अखबारों की सुर्खियों में आ जाए कि मुख्यमंत्री नशे के खिलाफ कर रहा है। और जितने भी इसके साथ दौड़ लगा रहे थे, एक भी आदमी में ये हिम्मत नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री को एक बार हाथ पकड़ के कहे कि मुख्यमंत्री जी, इसी डवाली में आपने नशा केंद्र खोला था, उस केंद्र के अंदर तो जाया हो। वो जो किसानों ने दौड़ लगाई, वो क्या करें बेचारे? मतलब कि
ये सरकार तो सिर्फ पब्लिसिटी गेन करने वाली सरकार है, नायब की सरकार नहीं है, ये तो पब्लिसिटी। मैं आपने किसान आंदोलन चल रहा था, तब आपने कहा कि किसानों राबड़ी पी के सो जाओ, वो क्या किस्सा था? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मैं किसानी से जुड़ा हुआ हूँ। चौधरी देवलाल ने अपनी ताउम्र किसानों के लिए काम किया। भूमि दान आंदोलन विनोबा भावे जी ने उसको आंदोलन को चलाया, तो चौधरी देवलाल पूरे हिसार कमिश्नर में पहले किसान थे जिन्होंने अपनी ज़मीन भूमि दान आंदोलन में मुजारों के नाम दान की। मेरे दादा का सपना था कि किसान मजबूत होना चाहिए, किसानी मजबूत होनी चाहिए, उसके लिए हमें कोई भी त्याग करना पड़े तो हम लोगों को करना चाहिए। साहब, जब किसान आंदोलन चला, जो ये 3 कानून थे, इन 3 कानूनों पे लोगों के अंदर जो बातें आई, मैंने भी उनसे सवाल किया था कि आप ये कहते हो कि एक कानून है काला बाजारी पे, कि अगर कोई स्टॉक कर लेगा, ज़्यादा स्टॉक कर लेगा तो हम लोग उसको पकड़ लेंगे। फिर एक कानून में कह दिया कि जो आड़तियों से आपका डिस्प्यूट होगा तो एसडीएम रिजॉल्व करेगा। अब एसडीएम किसान की क्यों सुनेगा, वो तो पैसे वाले की सुनेगा। फिर एक कानून था कि बाज़ार भाव, जो फर्स्ट कमोडिटी है उसका बाज़ार भाव जो है तयशुदा भाव से ऊपर चला जाएगा तो उसको हम ठीक करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो मैंने कहा भी बाज़ार आप किसको मानते हो? एक शिमला मिर्च शिमला में पैदा हो रही है, शिमला मिर्च 6 रुपये किलो है, वही शिमला मिर्च अगर डवाली में है 80 रुपये किलो है, तो बाज़ार भाव शिमला का जहाँ पैदा हो रही है वहाँ का मानेंगे या डवाली का मानेंगे? कई इसमें त्रुटियाँ थी और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा माध्यम बनाया जिससे बड़े प्लेयर्स को एंट्री मिल जाए। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफ़ा दे दिया इस पर। मेरा छोटा भाई है, वकालत करता है, अभिषेक, उसने मुझे फ़ोन किया कि चौधरी तू इस्तीफ़ा दे दे। मैं जिला अध्यक्ष था, मेरे को ऐसा लगा कि 650 जिले हैं, अभी तू एक प्रधान है, तेरे प्रधान के इस्तीफ़ा देने से कोई बड़ी बात नहीं है। अभय सिंह चौटाला एमएलए हैं, एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी वर्ग को, किसानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला उस टाइम उप मुख्यमंत्री, चौधरी रणजीत सिंह उस टाइम आपके ये मंत्री थे हरियाणा सरकार में। जी बिल्कुल। आज मैं ये मानता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी के जितने भी वंशज हैं उन सभी को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की तरह इस्तीफे दे देने चाहिए थे। मैं ऐसा मानता हूँ। आपको भी देना चाहिए था? मैं ऐसा मानता हूँ आज भी। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं उस टाइम कंफ्यूज था, मैं डिसीज़न नहीं ले पाया। लेकिन जब चुनाव आया, बलजीत जी, वो बात मेरे जहन में हमेशा नॉक कर रही थी और मेरे छोटे भाई ने मेरे से रास्ता छोड़ दिया था और हमेशा वो चीज़ें मेरे मन में नॉक करती रही कि आदित्य, ये किसान के साथ गलत हो रहा है और हमें इस पे कुछ सोचना चाहिए। जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का चुनाव आया, उस चुनाव में उन्होंने गोविंद कांदा को बीजेपी ने चुनाव लड़ाया और मैं उस टाइम जिला प्रधान। देखो, आदमी को हर तरीके से अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए। मैं उस चुनाव को बहुत बारीकी से, किस रणनीति के तहत ये लड़ रहे थे, कैसे, किन हथकंडों में ये लड़ रहे थे, तो मैंने ये देखा कि ये किसानी को मारने के लिए, क्रश करने के लिए, दबाने के लिए ये सब लोग साम दाम दंड भेद अपना लेंगे। एक रैली थी कागदाना की, मैंने उस रैली में ये कहा कि राबड़ी पी के सो जाओ, कानून वापस नहीं होंगे। मेरा उनको हर्ट करने का मामला नहीं था, मेरा था उनको सचेत करने का कि जाग जाओ, अगर हम लोग ढीले रहे तो ये किसानी को दबा देंगे, क्रश कर देंगे। जिस फोर्स ताकत के साथ ये आए हैं, इनको हल्के में नहीं लेना। मैं समझता हूँ कि मैंने ये बात इसलिए वहाँ पे दोहराई ताकि मेरा किसान पूरे भारत, इतने एमएलएज हैं भारत के, कितने एमपी, 750 से ऊपर एमपीज़ हैं, 6000 से ऊपर एमएलएज हैं, कि वो सब लोग जो 70% किसान इस देश में और इस देश को किसानी देश और इस प्रदेश को किसानी प्रदेश मानते हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, हम खाली हो जाएंगे। जैसे ही मैंने ये बात बोली, राजनीति तौर पे मुखालफत लोगों ने उसको, मुझे पता है कि उन्होंने उसको लिया, लेकिन मुझे फ़ोन आया मेरे भाई का ही,
चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से भी मेरी बात हुई। उसने कहा कि आदित्य, मैंने कहा मैं किसानी को मरता नहीं दे सकता। और मेरे को एक बीजेपी के भी एक सदस्य का था कि आदित्य किसानी बचा ली। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग उस टाइम बीजेपी में थे वो, उसमें भी बहुत से लोग थे जो मजबूर थे, लेकिन किसान के को मरता नहीं देखना चाहते थे। वो किसान के पैदा मतलब वंशक थे, उनके माँ बाप भी खेती करते हैं। तो मैंने ये शरेआम कहा। और उसके बाद एक स्टार प्लस का एक प्रोग्राम भी था, मैंने उस पर भी शरेआम कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ अगर किसी को बुरा लगे। बलजीत जी, आपको परिस्थिति के हिसाब से फैसले लेने होते हैं, लेकिन आप कभी छुपाओ मत। मैं एक खुली किताब, मैं कभी कोई चीज़ों को छुपाता नहीं। मतलब मैं राजनीतिक ना करके जो काम करता हूँ दिल से मन से सोच के करता हूँ, ताकि किसी भी तरह से ग्रामीण देहात, छोटा व्यापारी, गरीब किसान, उसको कहीं पे भी इनसिक्योरिटी ना हो, और आदित्य उसके लिए हमेशा तैयार रहेगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन, ईश्वर आपको मौका देता है, आप प्रदेश के कृषि मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, आपके हाथ में पावर आती है किसी भी रूप में, आपके पास क्या रोड मैप है? किसान के पास खाद बीज नहीं है तो नकली है, ऋण से परेशान है, एमएसपी नहीं मिल रही, दूसरा नशा। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने रोड मैप के जरिए भी? आपके पास क्या रोड मैप है जिससे आप उनकी जीवन स्तर, उनका जीवन यापन सुधार सकते हैं? बलजी, मुझे मौका मिलता है, हमारी लोकदल की सरकार आती है, चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री मिलते हैं, निश्चित तौर पे आज हरियाणा का जितना भी ज़मीन है वो सारी की सारी हरसैक के माध्यम से ऑनलाइन है। कोई किसान है, उसकी कितनी ज़मीन है, कितने एकड़ का किसान है, वो भी सारा ऑनलाइन है, डाटा रिकॉर्ड है। कोई किसान जो फसल बीज रहा है वो भी बता रहा है कि मैं क्या बीज रहा हूँ। जब कोई आपके कोई आगजनी करता है, इसकी अवशेष जलाने की कोशिश करता है, तो ट्रैक हो जाता है सैटेलाइट के माध्यम से। कहने का मतलब हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान को हमने मैप कर लिया है। जब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने मैप कर लिया तो हमें ये भी देखना चाहिए कितने किसान क्या फसल कर रहे हैं, उस फसल को हम किस तरीके से कहाँ पे मार्केटिंग करें। मान लो आज मेरे जो फल और सब्जियां हो रही हैं वो पूरे देश में तो नहीं हो रही, और अगर पूरे देश नहीं हो रही तो इन चीज़ों की ज़रूरत भी है। आज संतरा है, किन्नू है, विटामिन इसमें सी है। ऐसे एरिया है जहाँ पे धूप नहीं है, या ऐसे एरिया है जहाँ पे आपको विटामिन सी की कमी है, उन एरियाज़ में हम बेचें, हम उन स्कूलों में बेचें, ताकि हम हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो उड़ीसा में हैं, कहीं पे भी है। ऐसी उड़ीसा में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ पे पौष्टिक आहार है जो हम यहाँ के स्कूलों में। तो कहने का मतलब ये है, ये एक ऐसा मैकेनिज़्म, चाहे आपको 2 महीने लगे 3 महीने, एक ऐसा मैकेनिज़्म हम तैयार करें कि हमारे हरियाणा के किसान को जब हमने सारा टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया तो उसको हम पूरे हिंदुस्तान की मंडियों के साथ भी जोड़ दें, और उसे भी हम मौका दें कि वो खुद अपने पॉकेट से जो 20 किलोमीटर के दायरे में फसल बेचता है उससे वो बाहर निकले और वहाँ जाए, अपनी फसल को बेचे, जो उसकी मदद हो पाए हम करें। उससे एक तो हम क्लस्टर्स जो हमारे बने हैं उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, उस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं कि किस क्लस्टर में क्या चीज़ होनी चाहिए। आज सरकारें उनको सब्सिडियां दे रही हैं हर चीज़, लेकिन जब उसकी पैदावार होती है ना तो सरकार अपने हाथ पीछे बांध लेती है, फिर वो मंडियों में आके लुटता है, कभी मॉइस्चर के नाम पे लुटता है, कभी तोल के नाम पे लुटता है, और सब्जी मंडियों में कभी भाव के नाम पे लुटता है, फल मंडियों में कभी आड़त के नाम पे लुटता है। तो किसान के साथ यहाँ सरकार नहीं खड़ी है। जिस दिन किसान के साथ सरकार खड़ी होगी किसान मजबूत होगा। चौधरी देवीलाल जी किसान के साथ खड़े थे तो किसान मजबूत था। जब किसान पे कर्जा हो गया तो चौधरी देवीलाल जी ने एक कलम के साथ वो तमाम किसानों को 10,000 रुपये का कर्जा माफ़ किया, कितने किसानों को लाभ हुआ। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप हमें मौका मिलता है, निश्चित तौर पे हम लोग, क्योंकि हरियाणा बड़ा प्रदेश नहीं है, बहुत छोटा प्रदेश है, और इस छोटे प्रदेश को हैंडल करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बशर्त आप पे इतना आप में हिम्मत होना चाहिए। दूसरा, नौजवान के लिए हमें रास्ते निकालने पड़ेंगे। किस तरीके से, मैंने बताया कि मैंने अमेरिका में जाके देखा तो वहाँ सैकड़ों हज़ारों लोग, बच्चे हमारे गए हैं डोंकी के रास्ते, जो कभी छुप छुप के रह रहे हैं, कुछ और धंधा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, घर पैसे भेज रहे हैं। ऐसे हालात क्यों बने? मैं ये सोचता था कि हम राजनीति के लोग हैं, चलो अभी 20 साल हो गए, हमारी सत्ता नहीं है,
लेकिन कांग्रेस की सत्ता रही, बीजेपी की सत्ता रही, नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ ये कह दिया नौकरी, अरे एक नौकरी पे 1000 बच्चा खड़ा है, नौकरी एक को मिलेगी, 999 कहाँ जाएगा। हम उन 999 के बारे में भी सोचें। वो बच्चा हताश होके बाहर चला गया, जो बाहर नहीं जा सका, क्योंकि बाहर जाता है तो किसी को पैसे देता है, वो 20 लाख 30 लाख, अगर नहीं गया तो वो बच्चा डिप्रेशन में आके नशे की गिरफ्त में आ गया। आज वो नशा कर रहा है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार आज भी सचेत नहीं है। सिरसा में एक एएसआई पकड़ी गई थी चिट्टा बेचती। आप ये सोचो कि पुलिस नशा बेचती है। मुख्यमंत्री जिस दिन डबल आए उस दिन एक पंजाब पुलिस का कांस्टेबल एक गाड़ी में आया, रोड़ी जो कि हरियाणा और कालांवाड़ी में है, वहाँ से चिट्टा लिया, उसने अपना इंजेक्शन लगाया और वो कार में ही सो गया। और उसकी लाइव फ़ोटो अखबार में वायरल होती है। सरकार को ये देखना चाहिए कि नशे की रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरा सुझाव था कि हम गाँव में जाएं। पुलिस गांव में जाती है, कैंप लगाती है। मैं मेरे इलाके की बात करता हूँ, मेरे इलाके का एसपी, मैंने ये विधानसभा में कहा था, एसपी आता है, वो ज़बरदस्ती गांव को डिक्लेयर कर देता है कि नशा मुक्त। मेरे गांव में अगले दिन एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मर जाता है वो नशे के कारण। 2-3 ऐसे गांव थे जिनमें पुलिस गई, उन्होंने गांव पंचायत ने नशा मुक्त कर दिया, वहाँ 2 बच्चों की अगले दिन नशे के कारण मौत होगी। ये पुलिस जो है ये तो सरकार से बिल्कुल बेलगाम हो गई है और सरकार का इस पर जोर भी नहीं है। इतनी कमज़ोर सरकार है, पुलिस वाले कमज़ोर आदमी की नहीं मानते। आज इस इलाके के अंदर सरकार को जन चेतना लानी चाहिए। एक वैन, जिस तरीके से इन्होंने फैमिली आईडी वो कर दी ना कि आप फैमिली आईडी से बाहर नहीं जा सकते, हर फैमिली के अंदर जब आप ट्रैक पे हो, आपके आईडी नंबर है, तो एक वैन आए, पूरे गांव का ब्लड सैंपल चेक करे, उस गांव में जितने कोई नशा ऐसा कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करके उसको सार्वजनिक करे, ताकि समाज के अंदर ये पता लगे कि इस गांव में 70 बच्चे नशा कर रहे हैं। चलो भूले बसरे किसी कारण से उस नशे में पड़ गए, लेकिन गांव के लोग फिर सचेत होकर उन बच्चों का ख्याल करे। सरकार उनको रिहैब सेंटर में लेके जाए, उनको नशे मुक्त करा के वापस उनको गांव में लाए, और हर गांव के अंदर जो बेरोज़गारी की समस्या है उसके बारे में ज़रूर ख्याल करें, ताकि जो नौजवान पढ़ा लिखा है, जो बेटी पढ़ी लिखी है, वो तमाम को हर को काम ले। चौर देवलाल का नारा था, हर घर आदमी को छत, हर पेट को रोटी, हर हाथ को काम मिले, तभी हरियाणा का निर्माण होगा। ये नारे को प्रफुल्लित करना चाहिए। हमारी सरकार आई तो हम निश्चित तौर पे जो चौर देवलाल जी का नारा था, हर सिर को छत, हर पेट को रोटी, हर हाथ को काम, ये लोक राज से चले, तो ये तमाम चीज़ें हम प्रफुल्लित करने का काम करेंगे। तो ये थे आदित्य चौटाला, जिन्होंने कहा कि वो हरियाणा जहां कभी दूध दही का खाना था आज नशे की गिरफ्त में है। इन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की और टिप्स भी दिए कैसे कैसे इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल देखते रहिए, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।